इस वीडियो में हम देखेंगे पैरा जंबल्स के टॉपिक से 3 एग्जाम्पल्स जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम पैरा जंबल्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पैरा जंबल के ऊपर एक वीडियो। पैरा जंबल को कुछ लोग जंबल्ड पैराग्राफ भी कहते हैं, तो बात एक ही है। करना क्या होता है आप सबको ऐसे तो पता ही होता है कि आपको पूरा पैराग्राफ दिया होता है, लेकिन वो सीधी तरीके से नहीं लिखा होता है। 4-5 पार्ट में उसको तोड़ा होता है और आगे पीछे कोई भी लाइन करके दिए होते हैं और आपको बताना होता है कि उसका सीधा क्रम क्या होगा। तो पैरा जंबल के ऊपर मैंने आपको पहले भी 1-2 वीडियोस दिए हुए हैं, तो आपने अगर नहीं देखें, खास तौर पे इसका पहला पार्ट अगर नहीं देखा है आपने, तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। कम से कम आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे 3 एग्जाम्पल्स, तीनों अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं और सबसे लास्ट में जो एग्जाम्पल है वो आपके 14 दिसंबर के पेपर से लिया है मैंने, हिंदू पेपर से। तो देखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं हम। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक आपका मॉडरेट लेवल का एग्जांपल है। तो देखिए क्या है यहाँ पे। तो पैरा जंबल का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले हम 10 से 20 सेकंड लेते हैं, उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है इसकी थीम क्या है या किस बेस पे ये बनाया गया है आपका पैराग्राफ। तो वो अगर आप समझ जाते हैं तो यहाँ पे आपसे बस लिंक करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप 10 से 20 सेकंड का समय लीजिए और देखिए आपका पैराग्राफ क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो आप अगर पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका कैपिटलिज्म की बात हो रही है कि कैपिटलिज्म क्या होता है और इसके वेरिएशन क्या क्या होते हैं। तो इस आधार पे हम यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे हमको पैराग्राफ्स को कनेक्ट करना होता है। देखिए, बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि एक लाइन से हर चीज़ें मिलती रहें, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 या 2 सेंटेंसेस ऐसे मिले जिनके बीच में आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन दिखेगा, तो आप उनकी पेयरिंग करते रहेंगे साइड बाई साइड। उसके बाद हम देखेंगे पूरा प्रॉपर आपका सेंटेंस क्या फॉर्म हो सकता है। इसके बारे में डिटेल से मैंने पिछले पार्ट्स में भी बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस, इन द यूएस अबाउट 12 मिलियन पीपल are homeless, 1/3 people cannot afford primary health care, 20% of the children live below the poverty line and about 23% of the people are illiterate with no security of either job or life। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया गया है यूएस का कि इतने लोग होमलेस हैं, इतने लोगों के पास प्राइमरी हेल्थ नहीं है। तो टोटल यहाँ पे यूएस की कंडीशन के बारे में चर्चा की गई है। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है। इन कैपिटलिज्म वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, कि बता रहे हैं कैपिटलिज्म क्या होता है कि जो वेल्थ होती है वो कुछ लोगों के हाथ में ही होती है। इन द वेस्ट मैन आर ओनली कैपेबल ऑफ सीइंग द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स। बता रहे हैं कि पश्चिम में जो आपके आदमी होते हैं वो केवल बाहरी या आप कह लीजिए भौतिक चीज़ों को ही देखते हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब इंटरनल एस्पेक्ट्स को नहीं देखते हैं। वैल्यूज़ क्या हैं, वो केवल बाहर की चीज़ों को देखते हैं, किसकी कीमत कितनी है, इतने तक ही मतलब रखते हैं। द रिजल्टेंट डिप्रीवेशन आर वेरिएबल इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, की जो आपका परिणाम होता है, कह लीजिए रिजल्टेंट डिप्रीवेशन होता है, मतलब अभाव जो होता है वो आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी आपका वेरिएबल होता है, मतलब वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि सब लोग खुशी रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा द रिजल्टेंट डिप्रीवेशन आर वेरिएबल इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। और उसके बाद यहाँ पे यूएस का एग्जाम्पल दिया गया, इन द यूएस अबाउट 12 मिलियन पीपल आर होमलेस, और ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल देके बताई गई है। मतलब पहले ये बताया गया है कि जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, वहाँ पर भी आपके अभाव पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ अभाव नहीं पाए जाते हैं, और वो आपके वैरिड होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे यूएस का एग्जाम्पल देके बताया गया है कि कितने कितने लोग यहाँ पे होमलेस हैं, कितने के पास हेल्थ केयर नहीं है, कितने चिल्ड्रन आपके पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 और 1 आपस में लिंक कर रहे हैं, और हमको ये पता है कि पहले 4 आएगा उसके बाद 1 आएगा। मतलब पहले बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि आपके विकसित देशों में कुछ नहीं होता है, सब लोग खुश ही हैं, वहाँ पर भी अभाव पाया जाता है। और उसके बाद फिर एग्जाम्पल दे के बताया गया कि यूएस में ऐसा ऐसा है। ओके, तो 4 और 1 पेयर ये हमको दिखाई दे रहा है। फिर आगे पढ़िए क्या कर रहे हैं। द
डोमिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास टुडे इज जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन इफिशियंसी। मतलब जो आपके कैपिटलिस्ट क्लास है उसकी जो डोमिनेशन है, या कह लीजिए एक तरीके से एकाधिकार है, या कुछ लोगों तक ही वो जो आपका कैपिटल है वो सीमित है, कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन इफिशियंसी के नाम पे जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, समझ पाएँ, तो यहाँ पे पहले तो बताया गया है क्या, दूसरे सेंटेंस से देखिए, इन कैपिटलिज्म वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ यू, और उसके बाद पांचवें में कैपिटलिस्ट की परिभाषा बताई गई है कि यहाँ पे कैसे इसको जस्टिफाई किया जाता है। तो ये आप समझ रहे हैं कि कैसे आपका लिंक बन रहा है, पहले कैपिटलिज्म बताया, फिर आपके कैपिटलिस्ट की बात आ रही है। तो इस तरीके से आप भी लिंक इनको कर सकते हैं कि ऐसे आपका लिंक हो रहा है यहाँ पे, कि पहले बताया गया कैपिटलिज्म क्या होता है, उसके बाद बता रहे हैं कि जो कैपिटलिज्म में होता है इसको कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको अर्थ पता चल रहा है, अगर आप पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिए, मैं आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं समझ में आता है, कि अगर आपको पढ़ करके पैराग्राफ का अर्थ नहीं समझ में आता है तो आपके लिए इंग्लिश सेक्शन को करना बहुत ही मुश्किल होगा, चाहे वो आपका पैराजम्बल्स हो, चाहे स्पॉटिंग एरर्स हो, चाहे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, सब में आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करिए, जिससे आप कम से कम अर्थों को समझ सकें कि वहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि 2 के बाद आपका 5 आना ही आना है, ये भी आपको एक पेयर मिलता है। तो 2 और 5 हम ऐसे कॉर्नर में लिख लेते हैं, ठीक है। अभी ये 4 और इनका क्या रिलेशन है ये हमने डेवलप नहीं किया है। टोटल 5 सेंटेंसेज हैं, हमको पता चला 2 और 5 आएगा, 4 और 1 आएगा, और आपका 5वां कौन सा रह जाता है, यहाँ पे तीसरा वाला रह जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे आपका ये पूरा प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म होगा। तो तीसरा रह जाता है, इसे हम देखते हैं कहाँ पे फिट होता है। देखिए, इन द वेस्ट मेन आर ओनली कैपेबल ऑफ सीइंग द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, कि जो आपकी भौतिक चीज़ें हैं केवल उन्हीं को देखने में कैपेबल होते हैं, वेस्ट में, पश्चिम में आदमी। तो अगर बात की जाए यहाँ पे, पहले वेस्ट की बात की गई और वहाँ के जो लोग होते हैं कैसे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल, उसकी बात बताई गई। उसके बाद कैपिटलिज्म पे आ गया, फिर कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनको कैसे जस्टिफाई किया जाता है ये बताया गया। उसके बाद आपका क्या निकल के आता है कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपका कैपिटलिज्म होता है वो सारे लोग आपके सुखी होते हैं, वहाँ पे सब लोग सुखी होते हैं, इस बात को बताया गया। और उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया। तो टोटल ये आपका इस तरीके का यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म होता है। तो इसी तरह आपको भी कनेक्ट करना आना चाहिए कि क्या क्या बातें यहाँ पे बताई गई हैं और कैसे ऑर्डर में वो हो सकती हैं। तो अगर आप देखिए तीसरा वाला जो सेंटेंस हमारा छूटा हुआ है, जो किसी पेयर में आ नहीं रहा है, तो ये हम सबसे शुरुआत में रखेंगे तो हमारा एकदम सही वाक्य बनता है। कि पहले हम बताएंगे क्या, तीसरा सेंटेंस लाएंगे, बताएंगे कि वेस्ट में कैसी फिलॉसफी चलती है या कैसे लोगों के विचार हैं। उसके बाद क्या बताएंगे, इन कैपिटलिज्म वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, कि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो वेल्थ होती है कुछ लोगों के हाथ में ही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं 2 आ गया, तो 2 के बाद आपका 5 आना ही आना है। तो तीसरे के बाद आपका दूसरा आया, दूसरे के बाद आपका 5वां आया, और 5वें के बाद आपको ये पता है कि 4 और 1 ये आपस में आपके लगे हुए क्रम में ही है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 और 1। देखिए ये आपका टोटल बन गया। तो इसमें आपकी ट्रिक क्या है कि आपको जो 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस आपस में लग रहे हैं कि हाँ ये दोनों एक के बाद एक आने हैं, तो उनको आप अलग से लिख लीजिए, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको आप ये समझ के लिखिए कि ये पहले आएगा सबसे पहले या सबसे लास्ट में, लेकिन उनका पेयर बना के लिख लीजिए। जैसे मैंने 4 1 का बनाया, 2 5 का बनाया, तो मुझे पता चला कि 2 पेयर तो बन गए, एक ही बाकी है, तो उसको देखता हूँ मैं फिट कहाँ पे होता है। तो सेंटेंस पढ़ के पता चलता है कि शुरुआत यहाँ से की गई है, इंट्रोडक्शन है। जैसे हम किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं, अगर इंडिया के बारे में कोई बात करनी होगी तो हम पहले शुरुआत करेंगे इन द इंडिया या इन द ईस्ट कंट्रीज या इन द एशिया, ऐसे शुरुआत करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत कैसे हुई, इन द वेस्ट से आपकी हुई है। तो इंट्रोडक्शन वाक्य यही है आपका। तो सबसे पहले मैंने 3 को लिखा, फिर हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स की बात हो रही है। तो आप बताइए 4 वाला यहाँ पे क्या लॉजिकल फिट होता है, द रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट हमको नहीं पता। यहाँ पे बात रिजल्टेंट की हो रही है, डेप्रीवेशन की, जो कि हमको पता नहीं किसका रिजल्टेंट ये है। तो रिजल्टेंट हमको नहीं पता, मतलब 4 से तो हम 3 के बाद 4 को ला नहीं सकते, 4 को नहीं ला सकते तो 1 को भी नहीं रख सकते क्योंकि ये पेयर बना हुआ है। तो हम आ जाते हैं 2 और 5 पे। 2 को रख के देखें तो हमको पता चलता है किसका रिजल्टेंट, तो ये यहाँ से पता चलता है कैपिटलिज्म का ये रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं कि जो कैपिटलिज्म होता है उसका क्या आपका अभाव परिणाम निकलता है, कैसे आपके जो विकसित देश हैं वो भी अभावग्रस्त हैं, कितने लोग वहाँ पे भी सफ़र कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना होगा कैसे आपको मैनेज करना है। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही, जब मैं इसको शुरुआत में लगाता था अपने दिनों में तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत होती थी, थोड़ी सी क्या बहुत दिक्कत होती थी, समझ नहीं आता था। लेकिन जब मैंने इसे एक गेम की तरह देखना शुरू किया कि आपको बस
क्रम से क्रम को मिलाना है। अगर आप कहानी समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या बताई गई है, फिर आप एक दूसरे को बस जोड़ के देखिए, 2-2 सेंटेंस 3-3 सेंटेंस बना के देखिए कि उनका एक जोड़ा बन रहा है कि नहीं। फिर आप पूरे सेंटेंस को बना के देखिए कि आप इस सेंटेंस को लिखते तो कैसे लिखते, कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ पे अंत होता। ध्यान रखें जितने भी आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे वो सब कुछ ना कुछ एक लॉजिकल आपके पैरामीटर पे बेस्ड होते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया अंटसंट, वो आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है और उसी तरह आपको भी यहाँ पे दिखाना होगा। तो ये आपको हेल्प थोड़ी मिलती है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं हम। अब इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें इसमें क्या होता है कि आपका जो पहला सेंटेंस होता है वो फिक्स होता है और जो लास्ट वाला होता है वो फिक्स होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको आसानी दी जाती है कि पहला फिक्स कर देंगे और लास्ट वाला फिक्स कर देंगे, बीच में 4 या 5 आपको सेंटेंस जम्बल्ड करके दे देते हैं, उल्टा सीधा मिला करके दे देते हैं, इनको आपको मैनेज करना होता है। तो इसमें आसानी क्या होती है कि आपको यहाँ पे शुरुआत मिल जाती है कि यहाँ पे आपका पैराग्राफ की शुरुआत कहाँ से हो रही है और कहाँ पे अंत हो रहा है। बीच वाली चीज़ों को आपको मैनेज करना होता है। करना इसमें भी वैसे आपको 10 सेकंड का टाइम लेना है, समझ लेना है कि यहाँ पे क्या बातें कही जा रही हैं, फिर उसी के हिसाब से अपने पैराग्राफ को मैनेज करना है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। मोस्ट इन्वेस्टर्स फील दे लूज आउट व्हेन द मार्केट रैलीज। कि मार्केट रैलीज का मतलब क्या है कि मार्केट के सिमटने की वजह से आपके बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है, उनको लगता है कि उनको नुकसान हो रहा है, यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही। तो मतलब कुल मिला के आपका शेयर मार्केट, इन्वेस्टर, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो अब ये शुरुआत तो हमको मिल गई। अब इसके बाद आपका कौन सा सेंटेंस होगा, तो आपको ये जो बीच के 4 दिए गए हैं इनको पढ़ना होगा। देखिए क्या है। देयर आर टाइम्स व्हेन वन इज नॉट श्योर ऑफ द डायरेक्शन इन विच अ सेक्टर विल मूव। कोई शुरुआत ऐसे नहीं मिलती, इसके बाद कोई भी कड़ी ऐसे नजर नहीं आती है। एवरी टाइम सच अ थिंग हैपेंस। सच अ थिंग, कौन सी थिंग अभी तक पता नहीं है, कौन सी थिंग आपकी यहाँ पे होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। वाइल द इंडेक्स एंड सेवरल स्क्रिप्ट्स में बी रनिंग विथ ईच पासिंग डे द इन्वेस्टर में फाइंड दैट द स्पेसिफिक शेयर इन हिज पोर्टफोलियो आर हार्डली मूविंग। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि while the index and several scripts may be running with each passing day, कि जो भी आपके इंडेक्सेस होते हैं और जो भी आपकी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो सारी आपकी डे बाय डे आपकी रन करती रहती हैं, लेकिन इन्वेस्टर को तब पर भी लगता है कि जो उसके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं वो हार्डली मूव हो रहे हैं, मतलब बहुत कम रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका सेंटेंस क्या है। मोस्ट इन्वेस्टर्स फील दे लूज आउट व्हेन मार्केट रैलीज। उसके बाद आपका ये सेंटेंस आपका कनेक्टिंग वर्ड आपको वाइल से जोड़ता है कि वाइल द इंडेक्स की, जबकि मतलब ऐसे इन्वेस्टर सोच रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हो रहा है। कह रहे हैं कि जो भी आपके इंडेक्स हैं स्क्रिप्ट्स हैं चलती रहती हैं हर दिन के साथ, और जो आपके इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं स्पेसिफिक शेयर, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही धीमी रफ्तार से मूव हो रहे हैं। तो अगर आप सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि पी के बाद आपका तीसरा वाला सेंटेंस ही यहाँ पे आने वाला है। फिर भी एक बार हम फोर्थ वाला सेंटेंस पढ़ते हैं क्या। ऑल दिस कैन बी लीड टू रैश डिसीजंस। अब ऑल दिस कैन लीड टू, क्या लीड करता है ऑल दिस, कौन सा, किसके बारे में बात की जा रही अभी नहीं पता है, तो ये भी आपका इसके बाद नहीं हो सकता है। तो एक हमको ये नज़र समझ में आता है कि तीसरा वाला आपका क्या होगा। यहाँ पे पी के बाद आपका सेंटेंस फॉर्म होता है, तो मैं यहाँ पे कहीं पर भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिख देता हूँ 3। ओके, पी के बाद क्या आएगा 3। अच्छा 3 आ गया मान लीजिए, तो 3 के बाद आपका कौन सा आएगा। तो आप देखिए 3 के बाद यहाँ पे आपको निकल के आता है देयर आर टाइम्स व्हेन वन इज़ नॉट श्योर ऑफ द डायरेक्शन इन विच अ सेक्टर विल मूव। कि हमको कई बार ऐसा नहीं पता होता कि कौन से डायरेक्शन में आपका कोई भी सेक्टर आपका मूव करेगा। एवरी टाइम सच अ थिंग हैपेंस यू विश टू इंक्लूड इन योर पोर्टफोलियो सम ऑफ द स्टॉक स्केलिंग द न्यू हाइज एवरी डे। अब अगर आप देखिए यहाँ पे बात की गई है तीसरे में क्या कि इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि उसके कुछ आपके शेयर्स वो बहुत ही धीमे रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे दूसरे वाले में क्या बात की गई है एवरी टाइम सच थिंग हैपेंस, कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब जब भी इन्वेस्टर को ऐसा लगता है यू विश टू इंक्लूड इन योर पोर्टफोलियो सम ऑफ द स्टॉक्स स्केलिंग द न्यू हाइज एवरी डे। तो कह रहे हैं कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप सोचते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ तो ऐसे स्टॉक्स हों जो हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएं। तो यहाँ पे ये बात आपकी बहुत ही लॉजिकल फिट बैठती है कि तीसरे के बाद आपका दूसरा आएगा। पहले आपको लगेगा कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो जो आपके पास है उसमें कुछ शेयर्स हैं जो आपको लग रहे हैं कि बहुत ही कम रफ्तार से आपके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हम नुकसान झेल रहे हैं, हमको कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। तो उस समय आप क्या चाहेंगे, आप यही चाहेंगे कम से कम कोई तो आपके पास ऐसे स्टॉक्स हों जो कम से कम आगे बढ़ते रहें, जिससे आपको उत्साह मिलता रहे, आगे इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा प्रॉफिट मिलता रहे। तो तीसरे के बाद आपका दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो एकदम कनेक्ट करता है आपको सेंटेंस से। ठीक है,
अब दूसरे के बाद आपका कौन सा आ सकता है, ऑल दिस कैन लीड टू रैश डिसीजन, या देयर आर टाइम्स व्हेन वन इज नॉट श्योर ऑफ द डायरेक्शन इन विच सेक्टर विल मूव। तो जो आपका आखिरी वाला होगा उसके लिए हम थोड़ा क्यू वाला सेंटेंस पढ़ लें तो समझ में आएगा। पिकिंग अ विनर इवन विद इन अ बूमिंग सेक्टर इज टफ। कह रहे हैं लास्ट कहाँ से हुआ है कि विनर को पिक करना, मतलब कि आपका ऐसे स्टॉक को पिक करना कि जो कि आपका दिन दूनी रात चौगुनी से बढ़े गति से, वो आपके बूमिंग सेक्टर में भी टफ होता है। मतलब बहुत ही कठिन काम होता है। जो आपके बूमिंग सेक्टर्स हैं, मतलब जो ऐसी प्रगति कर रहे हैं उस सेक्टर्स के भी स्टॉक्स ऐसे मिलना कि जो आपके बढ़ते ही जाएं, बहुत ही टफ काम होता है। इससे एंडिंग की गई है, ठीक है। मतलब कुल मिला के बताया गया कि ये ऐसा जरूरी नहीं कि आपको मिल ही जाएगा ऐसा स्टॉक, बल्कि कोई बूमिंग सेक्टर भी होगा जो हमेशा आगे बढ़ रहा है। जैसे आईटी सेक्टर कहते हैं बूमिंग सेक्टर है, बढ़ रहा है तेजी से आगे, तो उसमें भी बहुत ही टफ होता है। यहां से एंड हुआ है। तो अब बताइए आपका यहाँ पे दूसरे के बाद चौथा आएगा, ऑल दिस कैन लीड टू रैश डिसीजन, या फिर अगर चौथा आपका दूसरे के बाद नहीं आएगा, मतलब चौथा आपका लास्ट में आएगा, फिर क्या है, ऑल दिस कैन लीड टू रैश डिसीजन, फिर पिकिंग अ विनर इवन विद इन अ बूमिंग सेक्टर इज टफ। ये आपका क्या लॉजिकल सेंटेंस बनेगा, या फिर पहला और चौथा आखिरी वाला आप मिला के देखिए लॉजिकल सेंटेंस बनता है। देयर आर टाइम्स व्हेन वन इज नॉट श्योर ऑफ द डायरेक्शन इन विच अ सेक्टर विल मूव, कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमको नहीं पता होता है कि किस डायरेक्शन में कौन सा सेक्टर आपका मूव करेगा, और उसके बाद पिकिंग अ विनर विद इन अ बूमिंग सेक्टर इज टफ। ये आपका लॉजिकल सेंटेंस बनाता है। तो बताइए, एक जो अब यहाँ पे दूसरे से नहीं कनेक्ट करिए, आप एक को देखिए, क्या एक वाला क्यू वाले के साथ लॉजिकल सेंटेंस यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, या फिर आपका 4 वाला क्यू के साथ लॉजिकल सेंटेंस फॉर्म कर रहा है। तो अगर आप देखें तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि पहला वाला और क्यू वाला बहुत ही लॉजिकल है, कि यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता है कौन से सेक्टर किधर को मूव करेगा, पता नहीं है, आज बढ़ रहा है कल को एकदम से डाउन हो जाएगा। और फिर आखिरी में इससे कंक्लूड किया गया है कि बूमिंग सेक्टर भी अगर होगा तो वहां पर भी हमको विनर को पिक कर पाना बहुत ही टफ होता है। तो वन एंड क्यू ये आपस में बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा है, एकदम लॉजिकल सेंटेंस यहाँ पे बना रहा है। तो वन एंड क्यू का आपका पेयर बनेगा। तो आखिरी में बचा कौन सा रह गया, तो बचा रह गया फोर्थ, जो कि आपका कहाँ पे आएगा, 2 के बाद आएगा 4, इसके बाद 1 और इसके बाद क्यू तो आपका पहले से लगा हुआ है। तो आपसे अगर पूछा जाए क्रम कौन सा होगा, 3 2 4 1, ये आपका क्रम होगा। अब इसी पे 5-6 सेंटेंसेस आपके 5-6 आपके क्वेश्चंस बना देंगे कि आपका इसमें से पहला कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा। तो आपने अगर ये क्रम सही से बना लिया, फिर उनको आंसर करना जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान होता है। तो वो टेंशन वाली बात नहीं होगी, टेंशन वाली बात यहाँ पे होती है। तो कुल मिला के अगर आप सेंटेंस समझते हैं कि यहाँ पे टोटल क्या बात की गई है, इस पूरे पैराग्राफ में किसके बारे में बात की जा रही है और कैसे आपको एक सेंटेंस से दूसरे से कनेक्ट करना है, फिर आप बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि यहाँ पे कैसे आपको चलना होगा। ओके, तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपके लिए टफ रहा होगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, थोड़ा सा टफ होता है। जिनका ये फाइनेंशियल ऐसे बैकग्राउंड नहीं होता है, चीज़ों को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब चलिए मैं चलता हूँ आपके तीसरे एग्जाम्पल पे, जो कि आपके 14 दिसंबर के पेपर से लिया है मैंने, आर्टिकल से छाटा हुआ है और वहाँ से अपने से ही मैंने बनाया हुआ है। तो उसको भी देखते हैं कि कैसा आपका एग्जाम्पल है और कैसे उसमें भी हमको ट्रेस करना होगा। चलिए, ये आपका एग्जाम्पल है। 10 सेकंड हम लेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या बातें कही जा रही हैं और कैसे आपको आगे चलना है। तो अगर आप इस सेंटेंस को 10 सेकंड वीडियो को रोक करके अगर देखें और पढ़ने का प्रयास करें तो आप यहाँ पे पाएंगे क्या कि यहाँ पे फार्मर्स की वीट प्रोडक्शन की और कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह की बात की जा रही है, जिसका विरोध हो रहा है, और अभी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ इन सब की बातें यहाँ पे कुल मिला के हो रही हैं। 10 सेकंड का अगर आप टाइम लेते हैं, छोटा छोटा फ्रीक्वेंसी में भी अगर आप इसको देखते हैं तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात हो रही है, सेंटर डिसीजन टू वेव इम्पोर्ट ड्यूटी की बात हो रही है, फिर यहाँ पे आपका देखिए हाई वैल्यू करेंसी की डिमोनेटाइजेशन की बात हो रही है। तो ऐसे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुल मिला के क्या बातें कही जा रही हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं कैसे सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। तो देखिए, शुरुआत कहाँ से होगी, आपका ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा, इसको हमको थोड़ा सा देखना होगा। देखिए, ये आपका कहाँ से स्टार्ट है, विच कम्स मतलब ये आपका किसी के बारे में इंडिकेट कर रहा है ना, ये आपका कनेक्टर का काम कर रहा है। विच कम्स, क्या कम्स अभी हमको पता नहीं है, तो इसका मतलब ये पहला सेंटेंस तो आपका होने से रहा। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, बोथ लार्ज वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट मेकिंग, तो ये भी आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या, द सेंटर्स डिसीजन टू वेव इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन वीट हैज प्रिडिक्टिवली अटैक्ड फ्लेक, अपोजिशन पार्टी हैव क्वेश्चन्ड द मूव। यहाँ पे ये आपका सी वाला है कि सेंटर ने ऐसा डिसीजन लिया है। तो इस तरीके से कभी कभी हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इससे पहले हम और सेंटेंसेस को देख लें। क्या है,
वीट स्टॉक इन इंडिया एट अ टाइम व्हेन की बात हो रही है, मतलब इससे पहले कोई चर्चाएं यहाँ पे की गई हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज हायर देन इंटरनेशनल प्राइस। अब यहाँ पे अगर आप पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, मतलब पहला सेंटेंस तो आपका नहीं हो सकता है। फिर क्या है, द शोइंग ऑफ द रबी क्रॉप विथ अ ग्रेटर एरिया बीइंग कल्टिवेटेड, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे असेंबलिंग पोल्स आर ड्यू सून इन उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, ऐसी बातें कही गई हैं कि द शोइंग ऑफ रबी क्रॉप की बात की गई है कि रबी की जो फसल होती है की बुआई की बात की गई है कि पिछली बार की तुलना में इस बार तो ज़्यादा हुई है। असेंबली पोल्स आर ड्यू सून इन उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, ऐसी बातें कही गई हैं। अब देखिए ये आपका पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको फर्स्ट सेंटेंस और ये बाकी चीज़ें करने में। तो इसको करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप, पहला तरीका इसका होगा कि आप इसमें फर्स्ट सेंटेंस ढूंढिए कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, उसके बाद आप लॉजिकल वे में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपने फर्स्ट सेंटेंस इसमें खोज लिया तो बहुत आसान होगा आगे के चीज़ों को बनाना। दूसरा तरीका इसका क्या होगा, सेकंड मेथड इसका क्या होगा, ये मैं मेथड लिख रहा हूँ, ये 1 2 3 यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। सेकंड मेथड क्या होगा, जो मैंने बताया था आपको, पेयरिंग करिए। दो सेंटेंसेस की, तीन सेंटेंसेस की पेयरिंग करके देखिए कौन सा कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, और उसके बाद हम समझ जाएंगे कि कहाँ से इसको शुरुआत करनी है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक बार पढ़ के अगर समझ में आता है कि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हो गई है, तब तो आप पहले मेथड के साथ जाइए। अगर नहीं समझ में आता है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो आप पेयरिंग मेथड को ही लेके चलिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, विच कम्स डेज आफ्टर गवर्नमेंट्स असर्शन दैट डीमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू करेंसी नोट डिड नॉट इम्पैक्ट। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि विच कम्स डे आफ्टर द गवर्नमेंट असर्शन, मतलब कि ये कब आया, जब आपकी गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू करेंसीज नोट्स डिड नॉट इम्पैक्ट, ये सारा डिसीजन तब आया था। ठीक है, तो ऐसी बातें आपकी कह रहे हैं कि ये डिसीजन तब आया था। कौन सा डिसीजन, किस डिसीजन की बात हो रही है, तो आपने अभी सी में पढ़ा है कि द सेंटर्स डिसीजन टू वेव इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन व्हीट हैज प्रिडिक्टिवली अटैक्टेड फ्लेक अपोजिशन पार्टी हैव क्वेश्चन द मूव। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका सी और ए आपस में कनेक्ट हो रहा है कि ये आपका कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने उठा ली है या इसमें वेव कर दी है, माफ़ कर दी है। तो ये आपका डिसीजन कह रहे हैं कि कब आया, जब आपके ये डिमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू करेंसी की नोट्स का जो डिसीजन था ये तब उस समय आया नहीं था, तब की ये बात कही जा रही है। तो ये सी और ए आपस में कनेक्टेड हैं, और आपको पता क्या है कि पहले आपका डिसीजन आया होगा, फिर आपकी ये सारी बातें कही गई होंगी कि ये सारी चीज़ें तो तब हुई हैं जब आपकी हाई वैल्यू करेंसी वगैरह आपकी उठाई नहीं गई थी या इसको रद्द नहीं किया गया था। तो सी और ए ये आपका एक लॉजिकल पेयर बनता है, तो हमने बना लिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बोथ लार्ज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मेकिंग दिस plausible rallying point for the opposition, farmer unions have warned of dumping off both large wheat producing states। both large wheat producing states कौन से both आपके स्टेट्स हैं, तो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था ना, कहाँ पे ई में पढ़ा था, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बारे में बात की जा रही थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश और पंजाब के बारे में बात क्या की जा रही है कि असेंबली पोल्स आर ड्यू सून इन उत्तर प्रदेश एंड पंजाब बोथ लार्ज व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। मतलब ई को पहले बताया गया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब आपके स्टेट्स हैं जहां पे असेंबली पोल्स होने वाले हैं, फिर उसके बाद बात की गई है बोथ की। अगर पहले ये उत्तर प्रदेश और पंजाब बताया नहीं जाएगा, उसके बाद तो बोथ आने का कोई सवाल होता नहीं है। तो आप ये देखते क्या है कि ई वाला आपका बी के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है, तो ये आप यहाँ पे बना सकते हैं कि पहले ई को बताया गया होगा क्या, द सोइंग ऑफ रबी crop with a greater area being cultivated compared to the same time a year ago assembly polls are due, और ये सारी चीज़ें और कहाँ पे आपकी हो रही हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। और फिर यही क्या है आपके बोथ वीट लार्ज वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ई और बी आपके लॉजिकल पेयर फॉर्म करते हैं। इसी तरह आपको भी ढूंढना होगा, एग्जाम में कहेगा बोथ लार्ज प्रोड्यूसिंग वीट स्टेट, तो आप ढूंढिए कौन से स्टेट की बात कर रहा है ये, तो आप ई वाले में ही केवल इन दोनों का नाम पाएंगे और किसी में पाएंगे नहीं उत्तर प्रदेश और पंजाब का नाम। तो इसका मतलब क्या है, पहले ई आया होगा फिर आपका बी आया होगा। चलिए अब आपका बचा क्या रह गया, डी बचा रह गया। डी क्या है, wheat stock in India at a time when the minimum support price is higher than the international price। कह रहे हैं कि wheat stock in India at a time when the minimum support price is higher than the international price। तो कह रहे हैं कि wheat stock in India की wheat के स्टॉक की बात करें भारत में, when द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज़ हायर देन द इंटरनेशनल प्राइस, जबकि आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो इंटरनेशनल प्राइस से ज़्यादा है। व्हेन की बात की जा रही है, मतलब इससे पहले कोई घटना घटी है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है व्हीट स्टॉक के बारे में। तो हम थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर आप देखिए करेंसी डिड नॉट इम्पैक्ट
ये यहाँ पे बात आपकी नहीं ख़त्म होती है। फिर आपकी कहाँ पे बात ख़त्म होती है, अगर आप देखिए तो ई वाले में तो उत्तर प्रदेश और पंजाब के बारे में बात की गई। फिर आपका बी वाला आ जाता है। बी वाले में क्या है, क्या करें, फार्मर यूनियंस हैव वार्नड ऑफ डंपिंग ऑफ। अब यहाँ पे देखिए डंपिंग ऑफ, किस चीज़ को डंप करने की वहाँ पे वार्निंग दी जा रही है, फार्मर यूनियन के द्वारा, किसानों के संघ के द्वारा। किस चीज़ को डंप करेंगे वो, तो जाहिर सी बात है व्हीट को ही डंप करेंगे। तो यहाँ पे आपका बी वाला, उसके बाद क्या आएगा डी, डंपिंग ऑफ व्हीट स्टॉक इन इंडिया, मतलब उस समय व्हीट को डंप करने की वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, जबकि आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हाई है। तो ऐसे आपको यहाँ से लिंक थोड़ा सा निकालना होगा। ऑफ के बाद कौन सा आएगा, डी वाला आएगा। तो बी के बाद कौन सा आएगा, डी आएगा। तो ये आपको पता चल गया, ये ई बी डी आ गया। और एक आपका पेयर क्या बना है, सी और ए बना है। अब देख लीजिए दोनों में से आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हो सकता है। द सोइंग ऑफ रबी क्रॉप विथ अ ग्रेटर, ये आपका यहाँ से शुरुआत हो सकती है, और डी के बाद सी आएगा, या फिर आपका बीच में आएगा, कैसे आएगा वो आपको देखना होगा, या फिर आपका सी से शुरुआत हो सकती है, द सेंटर्स डिसीजन टू वेव इम्पोर्ट ड्यूटी। तो अब खुद से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना होगा कि ये सारी चीज़ें जो भी घटनाक्रम इसमें बताया जा रहा है कि कोई व्हीट क्रॉप को डंप करने की बात कर रहा है, जितने भी आपकी फसलें हुई हैं, अपोजिशन पार्टी विरोध कर रही है, बताया जा रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम है, और क्या क्या है, और कभी बताया जा रहा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा जगह फसल बोई गई है। तो ये सारी चीज़ें तो तब आपकी चर्चा में आई हैं जब सेंटर के इस डिसीजन को यहाँ पे लाया गया है कि वो इम्पोर्ट ड्यूटी को उठा रहे हैं। मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी को उठाने का मतलब क्या होगा कि हम व्हीट को आयात करेंगे। जब हम व्हीट को आयात करेंगे, बाहर से, विदेशों से मंगाएंगे, तो जाहिर सी बात है गेहूं के दामों में क्या होगी, कमी होगी। तो इससे किसान क्या है, नाराज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका सी वाला ही आपका क्या होगा, स्टार्टिंग सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले आपका सी आएगा, और सी के बाद लॉजिकल है कि ए आएगा, और ए के बाद देखिए क्या ई आता है, क्या ए क्या है, व्हेन द हाई वैल्यू करेंसी नोट्स डिड नॉट इम्पैक्ट द सोइंग ऑफ द रबी क्रॉप। तो बता रहे हैं कि इससे जो आपकी रबी की फसल है उसके बुआई में कोई भी असर नहीं पड़ा है। मतलब किससे, जो आपकी हाई वैल्यू की नोट्स की को डिमोनेटाइज किया गया है हमारी सरकार के द्वारा, जो भी 500 और 1000 की नोटों को वापस बुला लिया गया है, डिमोनेटाइज किया गया है, तो उससे रबी की फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर आगे उसका रीजन बताया गया है कि पिछले साल की तुलना की अपेक्षा इस साल में देखा जाए तो ज़्यादा जगह फसल बोई गई है, और ये सारी चीज़ें आपकी फिर आपकी स्टार्ट होती हैं। तो एक लॉजिकल आपका फॉर्म बनता है सी ए, और उसके बाद ई, फिर बी, और उसके बाद डी। तो ये आपका लॉजिकल वे में हमने निकाला कि ऐसे आपका ये सेंटेंस सही बनेगा। पैराजंबल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपको हिम्मत होनी चाहिए कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादातर लोग 90% इसको यही सोच के सॉल्व करते हैं कि इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब आप खुद से सोच के बैठेंगे कि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, खुद से ही सोच के देखिए। तो आप ये सोच के बैठिए कि इसको आप सॉल्व कर लेंगे। और मैंने ये जो आपको ग्रुपिंग का तरीका बताया, सबसे आपका आसान तरीका है पैराजंबल को सॉल्व करने का। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे यहाँ पे विच आया है, तो आपको पता है कि विच से तो कोई सेंटेंस की शुरुआत होनी ही नहीं है। ठीक है, विच से कैसे शुरुआत हो सकती है, इससे पहले कुछ आया होगा जिसके बारे में विच आपका जो प्रोनाउन है वो इंडिकेट कर रहा होगा। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, जो कि मैंने पैराजंबल्स के फर्स्ट पार्ट में आपको बताए हुए हैं डिटेल से, उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। उसको देखने के बाद आपको भी ये आसान लगेगा और पता चलेगा कैसे हम ग्रुपिंग भी आसानी से कर पाएंगे। तो ये तो था एक पैराजंबल के ऊपर आपके लिए वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा आपको पसंद आया कि नहीं। और आपको इस पे और वीडियो चाहिए होंगे तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं कि इस पे मैं और वीडियोस दे दूंगा आपको, अलग अलग टॉपिक्स पे खुद ही बना करके, अलग अलग आपके पेपर्स वगैरह से, जिससे आपको भी थोड़ा सा आसानी होगी। अलग अलग टॉपिक्स में बना के दे दूंगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और लोग भी समझ सकें कि पैराजंबल्स को सॉल्व करना इतना ज़्यादा भी टफ नहीं होता है जितना समझा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन और से और अच्छी होती रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।